जो पार्टिकल्स हमारे लाइफ में है उन पार्टिकल के मासेस बहुत ज्यादा है और स्पीड ऑफ लाइट तो सी अपॉन में लेनी है, तो इसलिए हम उनकी वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टिकल हो जिसका मास ही 10⁻⁻⁻ में हो, अपॉन का डिवाइडेड में जो मास है h अपॉन एम वी है, v हम कम कर रखे और मास बहुत छोटा हो 10⁻⁻ में, तो कहीं आसपास को आ सकती है। और यह है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का मास है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻31, वेलोसिटी भी कम रखे हम इसकी। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन वो वेवलेंथ शो कर सकता है जो फिलहाल हमारे पकड़ में है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास की। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को मोशन देने के लिए क्या यूज करते हैं? उसे एक्सेलरेट कर दीजिए किसी एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस से। तो अब हम फाइंड करते हैं, जिस पर न्यूमेरिकल भी खूब आते हैं एग्जाम में। लिखिए, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, wavelength of matter wave associated with an electron accelerated by certain potential difference, certain potential difference। क्या है इसका मीनिंग? आपने एक कैपेसिटर बनाया, आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, ये इस कैपेसिटर की एक प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दूसरी प्लेट को दे दिया आपने नेगेटिव चार्ज, देना ही पड़ेगा वो तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो गया? एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गया। कहां से कहां? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को। अब आपने क्या काम किया? इसमें एक होल कर दिया, यहां एक होल कर दिया, सामने भी एक होल कर दिया कहीं भी, और इस होल में से आपने एक इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर दिया, जस्ट इंजेक्ट कर दिया, कोई वेलोसिटी नहीं दी, कुछ नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम करने लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी? F इजिकल्स टू क्यू इंटू ई होता है। और इस फोर्स से ये एक्सेलरेट होता चला गया और सामने वाले होल से निकल करके बाहर गया। तो कितने इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी? कितनी इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, work done by the electric field equals what? Change in kinetic energy। वर्क एनर्जी थ्योरम है सीधा सीधा। वर्क डन कितना? माइनस ईवी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियली आपने यहाँ जीरो वेलोसिटी पर इसे इंसर्ट किया। ठीक, तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा? ईवी। निगेटिव मैंने छोड़ दिया, निगेटिव सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है जी। तो यहां से आपका क्या बना? एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 EV, करेक्ट। और दोनों तरफ मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 2 MEV। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बन गया पी स्क्वायर इक्वल 2 MEV। ये वेलोसिटी नहीं है, कौन सा है? ये वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पर आपने इसे एक्सेलरेट किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इस्टेब्लिश करा था, लगाया था। तो P आपका निकल कर आया स्क्वायर रूट ऑफ 2 MEV, ओके, बाय डी ब्रॉगली
वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मैटर इज इक्वल टू एच बाय पी। तो कितनी वेवलेंथ आ गई? एच बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 MeV मीटर। अब यहां इस फॉर्मूले में अगर आप देखें ध्यान से, एच प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, एज फार एज इट्स वेलोसिटी इज नॉट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, जो है नहीं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो सिर्फ वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिस पोटेंशियल डिफरेंस से आपने इसको एक्सेलरेट किया है। तो हम क्या करें, हम यहां सारी की सारी सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज मतलब प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे स्टैंडर्ड है, कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, टू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, केवल छोड़ दिया किसे? वेलोसिटी को। तो लैम्डा निकल कर आता है 12.27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ v इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इस 10⁻10 को भी हम हटा दें तो बनेगा 12.27 डिवाइडेड बाय v एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻10 मीटर। अब यहां देखें जरा ध्यान से, इफ v इक्वल्स 100 वोल्ट, अगर आपने 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करा है तो लैम्डा कितना होगा? 12.27 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1.227 एंगस्ट्रॉम। अब ये पकड़ में आने लायक वेवलेंथ बन गई। ठीक है। और डी ब्राउली ने तो केवल ये बात बताई थी, इसके बाद दो साइंटिस्ट थे, जर्मर एंड डेविसन। उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया कि हाँ, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूव करा। वेव का एक पर्टिकुलर नेचर है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन कोई भी दो धाराएं, कोई भी दो स्ट्रीम अगर इंटरफेरेंस शो कर रही है तो नेसेसरीली वो वेव है। वेव के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता उनका। अभी हम इंटरफेरेंस में पढ़ेंगे इस चीज को। तो उन्होंने इंटरफेरेंस कराया और इंटरफेरेंस कराने के बाद उन्होंने देखा कि मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है, मतलब चलता हुआ पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। अभी तक हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ही कैलकुलेट कर पाए हैं, इसके ऊपर किसी भी पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल की या किसी और पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि यही 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रही है। अगर आप अल्फा पार्टिकल ले लें तो अल्फा पार्टिकल में चार है पार्टिकल, जिनमें से हर एक पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन का 1860 गुना है। तो चार पार्टिकल कितने गुना हो गए? मास बड़ा हो गया, नहीं निकल पा रही इसकी। और फिर एक नया इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ जो फिलहाल हमारे यूज में नहीं है, हमारे जनरल लाइफ में यूज नहीं है। जिस दिन ये लाइफ में यूज होने लगेगा, जनरल लाइफ में, अभी वो बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। तो आपकी जो इस टाइम चिप होती है 32 GB, 64 GB, 128 GB या मैक्सिमम 256 GB, उस चिप की मेमोरी मिलियंस ऑफ टीबी पहुंच जाएगी। मिलियंस ऑफ टीबी पहुंच जाएगी। 1 GB इक्वल्स 1000, 1 TB इक्वल्स 1024 GB। हालांकि अपने आप में 1 GB भी बहुत बड़ा डेटा होता है, लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी यूज होने लगेगी लाइफ में, जिसे बोला जाता है टनलिंग माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दोनों यूज करते हैं एक साथ, दोनों यूज करते हैं टनलिंग माइक्रोस्कोप में। टनल का मतलब है सुरंग। एक टनल बना ली वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में, दोनों एक साथ यूज करते हैं, और उससे एटम्स तक को भी देखा जा सकता है। इवन ये कि एक एटम को आप एक सरफेस से उठा करके दूसरी जगह रख सकते हैं और उस डिजिटल फॉर्म में बहुत सारा डेटा स्टोर किया जा सकता है। अभी तो शायद मेरी लाइफ में नहीं हो पाएगा पॉसिबल, हो सकता है आपको याद आए कि हाँ कभी टनल माइक्रोस्कोप बताया था, अब वो हमारे घरों में आ गया, हमारे मोबाइल के अंदर आ गया। कर लीजिए इसे आप पूरा।